हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फाउंडेशन क्लासेस 12th क्लास में कुछ एक नए टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम होता है मैट्रिसीज। मैट्रिक्स या मैट्रिसीज की बात करें हम तो बेटा हमारे पास जो नया टॉपिक है, आज इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी सर इस चैप्टर को शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इनिशियल में आ जाता है आपका, जबकि हम इससे आगे के चैप्टर कई पढ़ा चुके हैं। आपको डेरिवेटिव पूरा पढ़ा चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा चुके हैं। जो आगे के चैप्टर है, क्योंकि बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, इसमें दूसरे चैप्टर का यूज बहुत कम होता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बहुत बड़ा रीजन है कैलकुलस का, तो इसलिए हमने कैलकुलस को पहले किया था। कैलकुलस का जो है ना बहुत बड़ा पार्ट है, तो कैलकुलस को इसलिए करना पड़ा ताकि कुछ बच्चे औरों को भी हेल्प हो जाती है। कॉम्पिटिशन वाले बच्चे होते हैं, ड्रॉपर वाले होते हैं, तो अलग अलग बच्चे हैं जो पिछले साल का भी कोई अपनी तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए तो मैट्रिसेज आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, जो बोर्ड वाले बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट दो एक साथ कनेक्टेड चैप्टर होते हैं, बहुत ही अच्छे चैप्टर होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे 12th क्लास के मैथ में शायद हम इनको सबसे इजी चैप्टर भी कह सकते हैं। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर करना है तो इन दोनों को स्कोरिंग चैप्टर कहा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, इन चैप्टरों पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना बेटा। स्कोर करना बहुत जरूरी है, बोर्ड में वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो बेटा क्वेश्चन कंपटीशन में आपको मिल जाता है, तो आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है। मैट्रिसेज होता क्या है, पहली बात तो देखिए मैट्रिसेज, देखिए ध्यान देना। हमारे पास जितने भी एलिमेंट गिवन होते हैं बेटा, अगर उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो बेटा वो हमारे पास मैट्रिसेज कहलाती है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिसेज। क्लियर है? तो बेटा इसको हम देखो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। इफ हमारे पास देखो बेटा m इंटू एन एलिमेंट है, हमारे पास m इंटू एन एलिमेंट है, उसमें से मुझे क्या करना है, देखे एक मैट्रिक्स है, आपने अज्यूम किया ए आई जे ऑफ m इंटू एन, तो वेयर I is equal to 1, 2, 3 and so on beta up to m and j is equal to 1, 2, 3 up to n। देखिए बेटा ध्यान देना, हमारे पास जो i नंबर होता है, जो i होता है ये फर्स्ट होता है हमारा, और j क्या होता है हमारा सेकंड होता है। i को कहा जाता है नंबर ऑफ रोज, इसे क्या कहा जाता है बेटा, रोज, और इसे कहा जाता है कॉलम्स। देखिए ध्यान से, मेरे पास अगर किसी मैट्रिक्स की बात हो रही है तो इसको मैं लिखूंगा बेटा ऐसे। देखिए ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो jth कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो nth कॉलम। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने दिखाई दे रहे बेटा, यहाँ पर n। कितने मैंने नंबर ऑफ कॉलम लिए, n। तो फर्स्ट रो को लिखना है तो सबके साथ पहला नंबर 1 होगा, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रो, इसे आप R1 कहेंगे। इसी तरह से आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और बेटा सेकंड रो jth कॉलम एंड सो ऑन, सेकंड रो nth कॉलम। आप इस मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं ith रो पर चला जाता हूं, फर्स्ट कॉलम है, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन बेटा, ith रो jth कॉलम, और ये ith रो nth कॉलम कहलाएगा। इसी को मैं आगे लास्ट में m नंबर ऑफ रोज में अज्यूम किए थे, तो आप इसे लिख सकते हैं mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो बेटा jth कॉलम, और mth रो nth कॉलम कहलाएगा। ये हमारा लास्ट वन एलिमेंट कहलाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है m इंटू एन। और बेटा आपको ध्यान रखना है, देखिए अभी मैं थोड़ा सा ऐसा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ रोज कितने मैंने जूम किए बेटा? एम रोज है। कितने रोज है? एम रोज है। लेकिन फर्स्ट कॉलम आपको साफ साफ पता चलता है जो वर्टिकल होगा वही कॉलम होगा C1। तो बेटा ये क्या आपका C2, ये क्या आपका C3 थर्ड कॉलम, ये मेरे पास jth कॉलम है। इसको आप nth कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? nth। जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे रोज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बेटा? और सेकंड नंबर होता है हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आप एक छोटा सा लॉजिक बनाइए बेटा, बहुत छोटी सी बात है। आप ये देखिए, कभी भी जो हम पढ़ाई करते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो रो यही होती होगी। और बेटा जब आप इसे नीचे को लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉलम हो जाएगा। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, ith रो, mth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये बेटा ith jth कॉलम है मेरा, ये मेरा nth कॉलम कहलाएगा। कॉलम मींस वर्टिकल लाइन को आप समझिए। तो रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो पहला नंबर रो हमेशा क्या होता है? देखो लिखने का स्टाइल होता है, हम पहले ऐसे लिखते तो फर्स्ट नंबर रो, देन डाउनवर्ड आते तो वो कहलाता है कॉलम। क्या कहलाएगा वो फिर? कॉलम। तो इसलिए आप पहले रो की बात करेंगे। फर्स्ट हमेशा एलिमेंट पे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है सफिक्स, वो आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्या होता है आपका? कॉलम को। ये नंबर क्या है बेटा? सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कौन सा ये? सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या है? ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो आपको इस तरह से मैट्रिक्स को समझना है। बेसिक जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। इसमें से एक भी नंबर कम ज्यादा कहीं नहीं कर सकते आप। अगर है तो रो है तो हर रो के अंदर एलिमेंट होगा कोई ना कोई। दूसरी बात, हर कॉलम के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। यहां पर ये नहीं कि नंबर यहां से गैप कर दिया जाए। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेटा क्या होगा? आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स कहलाती है और इसलिए मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाता है इन्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म। बात आएगी समझ में? तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे बेटा आपके पास? नंबर ऑफ रोज मेरे पास m थे। नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपके पास? n। क्लियर है? इसका अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर क्या था वो? m इंटू एन कहते बेटा, m इंटू एन। इसे क्या कहते हैं? m इंटू एन। m बाई n भी कह देते। तो m क्या होगा? पहला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। दूसरा किसको रिप्रेजेंट? कॉलम को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास यहां पर इस तरह की बात आती है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय द गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल कहीं 18 एलिमेंट्स गिवन हैं, तो बेटा हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती है क्या? 18 एलिमेंट से मैट्रिक्स जो फॉर्म हो सकती है, तो वो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होती है बेटा? देखे ध्यान देना। यहां से आप इसे 1 इंटू 18 लिख सकते हो, इसी को आप 2 इंटू 9 लिख सकते हो, इसी को आप 3 इंटू 6 लिख सकते हो। क्या कोई और फैक्टर है इसका? नहीं है। तो आप इसको दूसरा क्या है, इनको उल्टा करके लिख सकते हो। ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 3। तो मेरे पास 6 टाइप की, देयरफॉर 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो यहां पर कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी बेटा? 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 8 होगा। तो बेटा 8 इंटू 1 भी हो सकता है। दैट मीन्स 1 रो 8 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम, सॉरी 80 नहीं। इसको क्या कह रही है? इसमें 18 रो है, कॉलम एक ही है बेटा, 1 2 3 4, ये कहलाएगा 18 रो। इसको हम रो मैट्रिक्स कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा बेटा सर।
देखिए बेटा क्यों, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा, जिसके अंदर एक ही रो होगा, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो जैसे रो मैट्रिक्स, देखिए बेटा जैसे मेरे पास किसी ने कहा है देखो जो मैट्रिक्स होगी आपके पास A इक्वल टू A1J हो सकता है, इसे 1 इंटू एन लिख सकता हो। तो बेटा ये 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1J, और आप इसे 1n लिख सकते हो, 1 इंटू एन। तो सिंगल रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसके अंदर एक सिंगल रो है, विच हैव सिंगल रो, विच हैव सिंगल रो। तो ये कॉमन वर्ड है, आप समझ सकते हो, जिसके अंदर सिंगल रो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा बेटा, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर आई, लेकिन ये 1 ही रहेगा बेटा कॉलम, तो इसे आप m इंटू 1 कह सकते। तो बेटा ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी AI1 और एंड सोन AM1। तो ये आपके पास सिंगल कॉलम है, इसके अंदर क्या है, सिंगल कॉलम है, इसके अंदर क्या बेटा, सिंगल रो है, तो आप इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बेटा क्या है, विच है सिंगल कॉलम। तो आपको समझ में आ गया होगा, रो मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर सिंगल रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर सिंगल कॉलम होगा। और बेटा इसे कहा जाता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है, आपको कितने एलिमेंट गिवन है, उससे आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आपको पता चलता है। ये 2/9 की मैट्रिक्स है, ये 9/2 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर 9 रो 2 कॉलम है। ये 3 इंटू 6 की मैट्रिक्स है, ये 6 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। किसी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना है तो बेटा उसका कोई भी एलिमेंट आप बता सकते। जैसे इस मैट्रिक्स का कोई आप सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर आप निकालेंगे तो A23 कहलाएगा। अगर कोई फिफ्थ रो अगर आपको देता है, उसके अंदर कोई 7th कॉलम कह देता है, तो 5th रो के साथ आप जाइए 7th कॉलम में, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स का ये बेसिक था, आप इसे थोड़ा नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, ये आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा आपको। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ये पता चल गया है। जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम अगर आपको ढूंढने हो, रोज किसे कहा जाता है, एलिमेंट कोई ढूंढना है तो उसे कैसे करेंगे, ये एक छोटा सा बेसिक था। इसी के साथ एक छोटा सा आर्टिकल और ऐड कर देता हूं, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बेटा कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बेटा क्या होगा, जैसे क्या होता है, आपको एक जनरल एलिमेंट गिवन होता है, जनरल एलिमेंट गिवन होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन होगा। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपको उसमें कुछ जनरल कंडीशन गिवन होती, उन कंडीशन को फॉलो करते आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती, बनानी होती है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। उसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन होगा, जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन होगा। जैसे हम यहाँ पर इफ Aij is equal to I plus 2j divided by 3 and order of matrix is 2 into 3। देखिए बेटा कोई एक जनरल एलिमेंट दिया आपको, Aij इक्वल टू, अज्यूम कर लिया मैंने, I plus 2j डिवाइडेड बाई 3, और कोई मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है 2/3 की। तो 2/3 की मैट्रिक्स अगर है तो इसके अंदर 2 क्या है बेटा, बताइए जरा, ये नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। पहला एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। सेकंड एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेटा याद रखो, हमें लिखना कैसे होता है, पहले रो में फिर आपको डाउनवर्ड आना होता है। तो फर्स्ट नंबर रो होता है, सेकंड नंबर कॉलम होता है। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स आएगी वो Aij ऑफ 2/3, जिसे आप लिखेंगे क्या, A11
A12 A13 3 कॉलम हो गए। सेकंड रो तो बेटा ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। वो यार मुझे Aij गिवन था क्या, I प्लस 2j डिवाइडेड बाई 3, देन A11 फाइंड कर सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा ये 1 आंसर आ गया। क्योंकि आपको पता है A11 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो A12 तो बेटा 1 प्लस के 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 4 प्लस 1 तो क्या कहेंगे 5/3। बेटा A13 तो 1 प्लस के 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 प्लस 1 तो 7/3। तो A21 A22 A23 सब वैल्यू फाइंड करके बेटा यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो जाएगा। देखो ये तो आपको क्या लाएगा, देखो 2 प्लस के 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 4/3। और ये क्या है बेटा 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 2 देगा आपका 6/3। तो इसे कहेंगे 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 प्लस 2 तो 8/3। तो बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट अगर आप यहाँ फॉर्म कर भर देते हैं तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। 1 5/3, 7/3 और आपका 4/3 और बेटा 2 और यहाँ पर लिखेंगे बेटा आप इसे 8/3। तो देखिए बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें कहीं कोई कोमा कोई कुछ नहीं लगाना है, हर एलिमेंट को थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। ये 2/3 की एक मैट्रिक्स कहलाएगी। इस ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ये बड़े वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो मैट्रिक्स का एक सिंबल होता है, तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान दें। तो बेसिक चीजें हैं, जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे बेहतर होगा। तो आपको एलिमेंट फॉर्म करना है इस तरह से, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स विच गिवन एलिमेंट आपको है। ये देखो इस तरह से कहीं ना कहीं उसका ऑर्डर गिवन होगा, तो आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक्स में, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कुछ एडिशन में होगा, जो भी आप उसमें टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बेटा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। तो जनरल मैट्रिक्स अगर है किस ऑर्डर की है किस टाइप की है आपको उसे लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन बताना है, क्लियर है। वहां पर कुछ गिवन होगा, फिर इसके बाद देखो इसको नोट कीजिए, मैं आगे आपको नया कुछ इसमें देता हूं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं इसमें नेक्स्ट क्या होता है आपका, जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कितने कौन कौन सी मैट्रिक्स है उनके नाम होते हैं कुछ अलग अलग, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां मैं पहले एक आर्टिकल बताना चाहूंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो फाउंडेशन वाले बच्चे बेटा अपने बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कीजिए, बेसिक पर ध्यान दीजिए। देखो आईआईटी वगैरह बाद में आता है, पहला आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका चैप्टर बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वर्ड आपको दिया है इक्वलिटी, तो इक्वलिटी मींस आपको पता है इक्वल की बात हो रही होगी, और मैट्रिसेस में यहाँ एक नहीं एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी। जब दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा आपकी, फर्स्ट कंडीशन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। इस बात को ध्यान रखना, ऑर्डर कैसा होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द टू गिवन मैट्रिक्स हो, 3 हो, इक्वल तभी होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज वो इक्वल होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, all corresponding elements are equal। इस बात को फिर समझो क्या होता है, जो corresponding elements होते हैं, कहने का मतलब ये है बेटा जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ m into n एंड एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास Bij, इसको मैं p into q लिख सकता हूं।
देखिए इन दोनों को इक्वल कब होगी, A इक्वल टू बी, देन फर्स्ट m इज इक्वल टू बेटा n होना चाहिए, क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू p होना चाहिए, रो इसके नंबर ऑफ रो दोनों के सेम होने चाहिए। सेकंड आप समझिए नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दोनों के, तभी तो ऑर्डर सेम होगा बेटा। ये नहीं यहां पर 2 into 3 दिया है वहां 3 into 2 हो गया, गलत हो जाएगा। तीसरी बात आप समझिए, ए आई जे इज इक्वल टू, ये मेन है आपका, इसका अगर बेटा A11 है तो वो B11 के इक्वल, A12 है तो वो B12 के इक्वल, A13 है तो वो B13 के इक्वल। इस तरह से हर एलिमेंट, इसे कहा जाता है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम कह सकते हैं आप। तो याद रखना है जब हमारे पास इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स दो गिवन होगी तो उनमें क्या होता है आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू गिवन है आपको, एंड B दे दिया आपको 3, 5, 7, 8, 9, 10, व्हेन A इज इक्वल टू B, तो बेटा पहले तो ये देखो इनका 2 into 3 की दोनों मैट्रिक्स है कि नहीं। देखिए मेरे पास अगर A इक्वल टू बी है तो इसके लिए क्या होगा, देन फाइंड एक्स वाई जेड ABCD जो भी है आपके पास। तो यहां पर क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन तो यह हुआ ऑर्डर इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड कंडीशन आप कह सकते हैं x इक्वल टू 3 होना चाहिए, y इक्वल टू 5 होगा, z इक्वल टू 7 होगा, ठीक है ना, और बेटा a इक्वल टू 8 होगा, b इक्वल टू 9 होगा, c इक्वल टू आपके पास 10 होगा। देखो ये बातें ध्यान रखना है, वो पूछेगा आपसे कोई ना कोई चीज ऐसी, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी तो उनका पहले देखिए आपका ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम होने के बाद उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल करके देख लीजिए, या तो गिवन होंगे या फिर वे आपको एक दूसरे के इक्वल लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको अननोन में दिया होगा तो बेटा कहीं ना कहीं डिफरेंट एक दूसरे की वैल्यू फाइंड करवाता है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही लिखेगा जैसे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्लियर है, अननोन है तो अननोन एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरह से जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इस आप नोट कीजिए, फिर मैं आपके इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बच्चों बेटा मैं एक अच्छा सा इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे तो बेहतर है। व्हाट For what value of x and y are the following matrices are equal? A मैट्रिक्स है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट 2x plus 1, सेकंड एलिमेंट आपका 3y, 0, y स्क्वायर माइनस के 5y। क्लियर है, तो आपको पता है बेटा ये 2 रो और 2 कॉलम 2x2 की मैट्रिक्स पहली बार। B मैट्रिक्स है मेरे पास, एलिमेंट गिवन है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। पहला केस आपका क्लियर है कि ऑर्डर सेम है, पहले इस बात को लिख दिया करो बेटा, they have same order। तो इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी क्लियर है, तो इस बात को लिखा करो ताकि कंपटीशन में बेटा कभी भी मिस्टेक हो जाती, कोई बात मिस्टेक ना हो तो बेहतर है। they have same order। सेकंड क्या है, all corresponding elements। all corresponding elements का मतलब क्या होगा बेटा, तो आप 2x plus 1 को किसके इक्वल लेंगे, x plus 3 के इक्वल, 0 0 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 2। क्लियर है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको ये क्या मिल गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6। क्लियर है, तो बेटा इस तरह से मेरे पास यहां से तो कोई मीनिंग ही नहीं है, भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं, आपका 0 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यहां से x लेके आएंगे तो आपके पास इससे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2, चूंकि ये इधर जाएगा x की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं। यहां पर दो इक्वेशन अलग अलग है,
क्लियर है? तो बेटा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 1 और 2 कहलाएगा। यहां पर इसके रूट्स क्या है? 1, 2। क्लियर है? देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास? y स्क्वायर माइनस के 5y इक्वल टू माइनस 6, ये इधर आ गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर होते y माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 2 और 3 आ गया। बात क्लियर हुई? यहां से प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से समझना। ये मैट्रिक्स आपस में दोनों इक्वल होगी अगर इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है। Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 2 for a is equal to b. a equal to b तभी होगा if they have common root. अदरवाइज बेटा आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी, याद रखना। इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया अलग से छाट करके। देखिए आप ध्यान दो, अगर दोनों में सेम वैल्यू आ गई, दो इक्वेशन y की है, 4 इक्वेशन y की हो, जितनी भी y की इक्वेशन होगी हर एक के अंदर कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। जितनी भी x की वैल्यू होगी उनमें सब में x कोई कॉमन नंबर होना चाहिए। यहाँ x की एक इक्वेशन थी, एक ही रूट निकल गया। क्लियर है? y की जितनी इक्वेशन होगी उनमें सब में कॉमन रूट होना चाहिए। देखो बेटा जब तक कॉमन रूट अवेलेबल नहीं होगा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती। यही बात सिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। क्लियर है? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसलिए अच्छे क्वेश्चन में इसे काउंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख करके छोड़ देते हैं x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 एंड 2, तो गलत हो गया बेटा। आपको दूसरी भी y की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर तीसरी होगी तो तीसरी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। जितनी भी सेम वेरिएबल की इक्वेशन होगी उससे कॉमन रूट अगर निकल के आएगा तभी आपकी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। तो देखो बच्चों, जैसे आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको इसी के ऊपर दो क्वेश्चन और दे दिए हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, दोनों का सेम ऑर्डर है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, a गिवन है एक मैट्रिक्स, एक b गिवन है, x और y को। लेकिन बस बात का ध्यान रखना है बेटा, पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, ऑल कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, सारे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। थर्ड कंडीशन उसमें ध्यान रखना होता है, अगर कोई सेम वेरिएबल की एक से ज्यादा इक्वेशन होती तो उनके अंदर कॉमन रूट्स आना चाहिए। अगर कॉमन रूट्स नहीं आता तो मैट्रिक्स कभी आपस में इक्वल नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे इन दोनों में अगर किसी वेरिएबल के कॉमन रूट नहीं आते तो मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स नहीं देगा। इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों को ट्राई करना, दोनों में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप बताना, ठीक है ना? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, दोनों मैट्रिक्स को आप सोल्व करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है तो बेहतर है, आपको ये क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। तो इस तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन लगा लेना बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ क्वेश्चन लगाना। मैट्रिक्स कितनी फॉर्म कर सकते हैं हम, किसी नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होते हैं आपको, वो फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, तो उन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपसे पूछता है कि भाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट बताइए किसी मैट्रिक्स से ढूंढ करके, जैसे हमसे कोई कहता है भाई ये A12 है, A12 है, सॉरी A12 है, तो आप उसको ढूंढ के दे सकते, तो एलिमेंट्स है ढूंढ करके दे सकते। पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर सकते हो, तो उस एक्सरसाइज को आज लगाना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इसके बारे में टाइप ऑफ मैट्रिसेस और बेटा कुछ मैट्रिक्स के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो आप कर सकते। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है लेकिन तब भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होगी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएगा तो वो भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स लेना है तो बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करके देनी है। इनको अगर आप ऐड करना चाहो तो ऑर्डर सेम है, तो दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, वो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में अच्छी तरह से करा दूंगा। तो आप तब तक अपने हिसाब से ट्राई कर लेना बेटा।